आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल केसर फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस चैनल पर लेके आया था 12th क्लास का एनसीईआरटी कोर्स, जो आपके लिए पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इस चैनल से आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि जो हमारा यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड का जो रिजल्ट रहा है वो कैसा रहा है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट थोड़ा राजस्थान बोर्ड की अपेक्षा थोड़ा कम रहा है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट ऐसे कुछ अधिक बच्चे हैं जहां पर 90 प्लस मार्क्स दिए गए हैं, मतलब 90 से अधिक परसेंटेज बनाई गई है राजस्थान बोर्ड में बच्चों की। इसलिए आप केवल मेहनत पर ध्यान दीजिए और अच्छी से अच्छी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आगे चल के रंग लेके आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी तुलना न करते हुए कि यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड का कैसा रिजल्ट रहा है, तो आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए और अच्छी से अच्छी तैयार कीजिए। और फिजिक्स में यदि आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो उस मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी होगी। सो आप डियर स्टूडेंट्स मेरे साथ मेहनत करते जाइए और आगे बढ़िए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि गाउस के नियम की उत्पत्ति तथा इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वहां से बताया था कि वहां से एक क्वेश्चन बनेगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिखाया था, मैंने जो प्रूफ भी कराया था। वहां से एक 2 नंबर का क्वेश्चन है जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इसके अलावा एक एक नंबर के क्वेश्चन वहां से अनेक बनते हैं। और जो गाउस की प्रमेय की उत्पत्ति है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मैं डेरिवेशन कराता हूं उस डेरिवेशन को साथ साथ समझते जाना है और उस डेरिवेशन की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने वो लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। अब अगला टॉपिक आता है, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, कि कहां पर गाउस का नियम अलाउ होता है, कहां पर गाउस के नियम का प्रयोग किया जाता है। और गाउस के नियम में भी जो फर्स्ट है वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम पहले अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, जो इसका पहला अनुप्रयोग है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वायर दिया है अनंत लंबाई का, जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। इस वायर पर एक समान रूप से धनावेश वितरण होने के कारण इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या हुआ? लैम्बडा हुआ। और मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसके लिए परिमाण तथा दिशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सदिश राशियां वे होती हैं जिस सदिश के लिए परिमाण और दिशा जरूरी होती है। सदिशों के लिए हमेशा परिमाण और दिशा की जरूरत होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, वो सदिश राशि कहलाती है। इसलिए सदिश राशि मतलब विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे और दिशा ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक सदिश राशि है। पहले इसकी डायरेक्शन ज्ञात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, और फिर इसका रिजल्ट मतलब परिमाण ज्ञात करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस वायर पर कोई बिंदु O से हम बिंदु P पर एक लंब डालते हैं, OP, जहां से OP इक्वल टू R हो जाएगा। जहां से O से बिंदु P की डायरेक्शन होगी वो R होगी। जहां से OP वेक्टर दिया है, R वेक्टर दिया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि R वेक्टर दिया है। ये एक सदिश है जो एक त्रिज्य सदिश के नाम से जाना जाता है। और ये आपको R कैप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ये R कैप दिया है वो इस त्रिज्य सदिश का एकांक सदिश है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो इसकी डायरेक्शन जो दी है मतलब R वेक्टर की, वो इस OP वेक्टर के अनुदिश दी है। डियर स्टूडेंट्स, अब O की सममिति में मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए O की सममिति में हम कुछ अवयव, इस तार के छोटे छोटे 2 अवयव लेते हैं, P1 और P2, जिसके कारण P1 के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर dE1 होगा और P2 के कारण विद्युत क्षेत्र P पर dE2 होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इन dE1 तथा dE2 के
घटक करने हैं। मैंने आपको घटक करना बता दिया था पहले ही कि यदि जो कोण दिया है उसके अकॉर्डिंग, जो कोण दिया है कोण जिस अक्ष से लगा हुआ है उसे हम cos अल्फा लेते हैं, और उसके लंबवत जो है उसे हम sin अल्फा लेते हैं, मतलब sin थीटा लेते हैं। यहाँ पर एंगल अल्फा दिया गया है, ये एंगल हमने अल्फा है, अल्फा अल्फा ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो आपको कोण दिया है, ये टोटल कोण, ये रेखा OP इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, मतलब समान कोणों में बांट रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फा और ये अल्फा इक्वल हो जाएंगे, इसके सम्मुख कोण है अल्फा और अल्फा, ये सम्मुख कोण होने के कारण ये भी इक्वल होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले DE1 का घटक करते हैं। मैंने बताया था जहां पर जो कोण होता है उस जो कोण अक्ष से लगा होता है उसे cos लेते हैं। तो ये जो अक्ष है, मतलब अल्फा जिससे लगा है, ये इस अल्फा के कारण ये जो है DE1 cos अल्फा हो जाएगा, और इसके जो परपेंडिकुलर घटक है वो DE1 sin अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम DE2 का घटक करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार ये अल्फा के अकॉर्डिंग जो है, मतलब जिससे अल्फा लगा हुआ है जिस अक्ष से, उसे cos लेंगे तो DE2 cos अल्फा हो जाएगा। इसके जो परपेंडिकुलर घटक है वो DE2 sin अल्फा हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वियोजन हो गया DE1 तथा DE2 का। अब हम क्या करते हैं कि बिंदु P पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो DE1 sin अल्फा और DE2 sin अल्फा है, वे डायरेक्शन में तो अलग हैं, मतलब डायरेक्शन विपरीत है, और जो डायरेक्शन विपरीत है और परिमाण जो होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो इक्वल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि तार पर एक समान रूप से धनावेश, मतलब आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो DE1 जो है DE1 इक्वल टू DE2 होगा। इसी कारण से ये DE2 sin अल्फा और DE1 sin अल्फा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, मतलब एक दूसरे की दिशा विपरीत है, और रिजल्टेंट जो परिमाण है वो इक्वल है। तो इसके कारण ये, मतलब ये जो हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, और जो DE1 cos अल्फा है और DE2 cos अल्फा है, इनकी डायरेक्शन एक ही तरफ होने के कारण ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या पता चलता है कि ये कैंसिल होने के कारण ये तो कैंसिल हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं आपस में। तो इस बिंदु P पर इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की जो P1 और P2 की जो डायरेक्शन है वो इस त्रिज्य सदिश के अनुदिश बाहर की ओर है। आपको यही तो पता लग रहा है कि P1 और P2 की जो डायरेक्शन है बिंदु P पर, DE2 cos अल्फा DE1 cos अल्फा ये दिया था, मैंने आपको बता दिया था। यहाँ से इसकी डायरेक्शन इस त्रिज्य सदिश R वेक्टर जो है वो इसके अनुदिश होगी और बाहर की तरफ होगी, मतलब इस तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से यदि हम संपूर्ण आवेश वितरण को इसी प्रकार के छोटे छोटे अवयवों में विभाजित कर लें, मतलब हम ऐसा मान लें कि ये पूरा जो वायर है, जो तार है, वो छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं, तो इसके कारण भी जो इनकी डायरेक्शन निकलेगी, जो इसकी दिशा निकलेगी, वो भी इस P पर, बिंदु P पर त्रिज्य सदिश R वेक्टर के अनुदिश बाहर की ओर होगी, और जो वायर है उसके परपेंडिकुलर होगी। आपको यहां से एक नंबर का क्वेश्चन दे दिया जा सकता है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। या तो आपको बतानी है उस त्रिज्य सदिश के अनुदिश बाहर की ओर, या सीधी सी एक बात है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ये लिखना है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव में आया क्वेश्चन तो इसके मतलब ऑप्शन दिए हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होंगे। यदि
आंसर मतलब ऑब्जेक्ट टाइप नहीं है आपका क्वेश्चन, सीधा 1 नंबर में जो सीधा वन लीनियर जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए तो आपको सीधी सी बात है कि ये लिख देना है आपको कि उस वायर के परपेंडिकुलर, उस वायर के लंबवत होगी, बाहर की ओर होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने आर वेक्टर बताया था वो आर वेक्टर होता है आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर आर कैप, मतलब आर का परिमाण, इसका परिमाण और आर कैप ये होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वैद्युत क्षेत्र की मतलब अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन पता कर ली है कि डायरेक्शन किधर होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस डायरेक्शन हमने पता कर ली कि इस तृतीय सदिश के अंदर बाहर की ओर या इस वायर के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब हमें क्या करना है, इसका परिमाण ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो बताते जा रहा हूँ, जो डेरिवेशन करा रहा हूँ, उस डेरिवेशन को आप साथ साथ करते जाना है, साथ साथ आपको प्रैक्टिस एक बार समझ लेना है, समझने के बाद आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी है और यहाँ आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। आप अगर मेरे पे विश्वास रखते हैं तो इस YouTube चैनल से पढ़ाई करो और आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा और 95% प्लस मार्क्स इस चैनल से दिलवाए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक क्या है इसका, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे। हमने आपको बताया था कि परिमाण ज्ञात करने के लिए मतलब हम एक इस गाउस के नियम में हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उस गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने के लिए इस जो वायर दिया गया है उसे अक्ष मानकर क्या करते हैं, एक बेलन की कल्पना करते हैं जो गाउसियन पृष्ठ है। मैंने आपको बताया था कि एक वायर दिया है अनंत लंबाई का, इस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है। इस वायर पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है। इस वायर को अक्ष मानते हुए हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जो बेलन लिया गया है, हम एक गाउसियन पृष्ठ बेलन की कल्पना करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये एक बेलन जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक गाउसियन पृष्ठ है जिसकी हम कल्पना करते हैं। आपको पता है, मैंने आपको गाउस का नियम पढ़ाया था। गाउस के नियम में एक गाउसियन पृष्ठ की जरूरत होती है जिससे कि हम आसानी से वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमें पता है कि इस बेलनाकार पृष्ठ से तीन स्थान से वैद्युत फ्लक्स जनरेट होगा। हम उन स्थानों को बताते हैं कि वो किन किन जगहों से वैद्युत फ्लक्स जनरेट होगा। यहाँ एक वैद्युत फ्लक्स इस जगह से जनरेट होगा, एक वैद्युत फ्लक्स इस जगह से जनरेट होगा, एक वैद्युत फ्लक्स इस जगह से जनरेट होगा। जहां पर जो ये दिया गया यहां से और यहां से इसकी जो क्षेत्रफल सदिश है, जो वक्र पृष्ठ जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ से जो फ्लक्स जनरेट होगा वहां से इसका जो ds होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, वो इसके अकॉर्डिंग होगा ds और यहां से होगा ds और यहां से होगा ds। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी पढ़ाया कि डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की किस तरफ बताई थी,
मैंने इसकी डायरेक्शन आपको अभी पढ़ाया था। इसकी डायरेक्शन थी इस वायर के, इस तार के परपेंडिकुलर, अभिलंबवत बाहर की ओर बताया था मैंने आपको। तो वैद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन इधर होगी, ई वेक्टर यहां से, ये ई वेक्टर इधर की तरफ, यहां से ई वेक्टर ये इधर की तरफ, यहां से ई वेक्टर इधर की तरफ। ये पृष्ठ S1 लो, ये S1, ये S2, ये S3। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इस फ्लक्स की गणना, मतलब इस पर वैद्युत क्षेत्र, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, हाँ डियर स्टूडेंट्स, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है इस वैद्युत फ्लक्स के कारण। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 3 जगहों से यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा। एक ये जगह जहाँ पर जो S2 पृष्ठ दिया गया है, जो एक वृत्तीय पृष्ठ है, और दूसरी जगह ये है जो इसका वृत्तीय पृष्ठ दिया गया है, और तीसरी जगह ये है जो इसका वक्र पृष्ठ है। यहाँ से आपको जो फ्लक्स जनरेट होंगे वो इन तीनों जगहों से फ्लक्स जनरेट होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अब हम यहाँ से जो फाई निकालेंगे, जो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फाई ई इक्वल टू क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। मैंने आपको बताया था कि 3 जगहों से फ्लक्स जनरेट होंगे, तो इसका टोटल फ्लक्स होगा वो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 होगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अब क्या निकालते हैं कि फाई 1 के कारण, मतलब इस S1 पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, इस S1 पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समाकलन E ds cos थीटा इक्वल टू, यहाँ थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू S1 पृष्ठ ले रहे हैं तो यहाँ S लिख देंगे, टोटल लेंगे तो यहाँ S लिखेंगे, S जो इस S1 पृष्ठ पर हम वैद्युत फ्लक्स की गणना कर रहे हैं। तो इसके लिए एंगल क्या दिया है, आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस वायर के परपेंडिकुलर है, और जो क्षेत्रफल सदिश दिया है उसकी डायरेक्शन है वायर के अकॉर्डिंग है। सो इसके अंदर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो यहाँ से डियर स्टूडेंट cos 90 हो जाएगा, समाकलन S1 E ds cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो टोटल फ्लक्स है, मतलब S1 के कारण जो फ्लक्स है वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच एंगल 90 डिग्री है। अब डियर स्टूडेंट आता है S2 के कारण फ्लक्स। S2 के कारण फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, S2 के कारण फ्लक्स निकालते हैं, समाकलन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समाकलन S2 E ds cos थीटा इक्वल टू समाकलन S2 E ds cos, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, वही 90 डिग्री होगी, क्योंकि इसकी जो मतलब क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन है वो भी नीचे की ओर है, और इसकी जो डायरेक्शन है वैद्युत क्षेत्र की वो अब इसके परपेंडिकुलर है, ds के परपेंडिकुलर है। तो इनके मध्य जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के एंगल होने के कारण cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होने के कारण ये जो टोटल आपका S2 पृष्ठ है वो भी 0 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आता है आपका S3, यानी वक्र पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वक्र पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए S3 लेते हैं। यहाँ पर समाकलन S3 इक्वल टू, नहीं सॉरी डियर स्टूडेंट, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समाकलन
S3 E ds cos थीटा समाकलन S3 E ds cos, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया था इस जगह थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इस जगह थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, बट इस जगह थीटा की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो इससे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो उसकी डायरेक्शन, मतलब उस जो क्षेत्रफल सदिश दिया गया उसकी डायरेक्शन भी इस वायर के परपेंडिकुलर है, मतलब इस ई वेक्टर की दिशा में, और इस ई वेक्टर की और ds वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है। इन दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होने के कारण इनके मध्य जो कोण होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर हैं। इसके कारण ये इनकी जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 होगी। थीटा की वैल्यू 0 होने के कारण यहाँ पर cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होने के कारण इसकी वैल्यू EDS हो जाएगी। EDS E को बाहर ले लेंगे तो इसकी वैल्यू BS। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये BS है वो किसी स्मॉल पार्ट का क्षेत्रफल है, जिस पर जो ये हमने स्मॉल पार्ट लिया था इसका क्षेत्रफल है। यदि हम इस वक्र पृष्ठ को, इस बेलन के जो वक्र पृष्ठ है, जो बेलन दिया गया है इसमें, इसको यदि हम ऐसे ही छोटे छोटे अवयवों में ले लिए जाएं तो क्या करते हैं, छोटे छोटे अवयवों में ले लिए जाएं तो मैंने आपको बताया था यहां से एक समाकलन और यहां से एक सिग्मा, इन दो का यूज करते हैं इसके योग को करने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये सिग्मा दिया गया है, बहुत सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये समाकलन दिया गया है। इस समाकलन का अर्थ है ds, इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो इसका समाकलन है। समाकलन का अर्थ है इसके साथ ds के जो इस वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो वो बेलन दिया है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि इस बेलन को L लंबाई का लिया जाए, इस बेलन को L लंबाई का लिया जाए तो, और इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R दी गई है, तो क्या करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। यहाँ पर R इस बेलन की रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, और H इस बेलन की हाइट होती है कि ये कितना ऊंचा है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसे L जो हाइट है वो इसे L लंबाई का लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा E इंटू 2 पाई RN। सो डियर स्टूडेंट्स, ये S3 का हो गया। अब जो इक्वेशन फर्स्ट दी थी मैंने, यहाँ पर ये φ1 है और ये φ2 है, ये φ3 है। इन सब की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इन सब की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं जिस डेरिवेशन को साथ साथ कराते जा, मतलब मैं जिस डेरिवेशन को करा रहा हूं उसको आपको साथ साथ करते जाना है। अगर यदि आप साथ साथ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इस डेरिवेशन में आगे चल के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और इजीली से इस डेरिवेशन को आप कर पाओगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो कुल फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स इसका जो कुल फ्लक्स होगा, समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू, वो क्या होगा, इसकी वैल्यू रख देंगे। φ1 की वैल्यू हमें पता है 0 आई थी, प्लस φ2 की वैल्यू भी 0 आई थी, प्लस φ3 की वैल्यू आई है E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल। सो डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ से कुल फ्लक्स निकलेगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू ई इंटू 2πr एल। डियर स्टूडेंट्स, इस जो बेलन लिया था हमने, जो गाउसियन पृष्ठ की एक कल्पना की थी, उस बेलन की कल्पना की थी, इस बेलन का संपूर्ण फ्लक्स जनरेट निकल के क्या आया है, इस बेलन का संपूर्ण फ्लक्स जनरेट होकर आया है E इंटू 2πr है। ये हमने कैलकुलेशन करके इस फ्लक्स की गणना की है। हमें पता है कि हमने इस वायर की, मतलब इस जो बेलन दिया है, इसकी एक और तरीके से इसे हम ज्ञात कर सकते हैं, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और यदि आपको पता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी दीजिएगा, मेरे बताने से पहले ही दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बताते हैं कि हम इसकी जो फ्लक्स निकालेंगे एक और तरीके से निकालते हैं। किससे? गाउस की प्रमेय से। मैंने आपको बताया था गाउस की प्रमेय क्या होती है, वो आपको पता ही होगा। तो गाउस की प्रमेय से इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, गाउस की प्रमेय से टोटल फ्लक्स समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया था कि गाउस की प्रमेय क्या होती है। वो जो गाउस की प्रमेय है वह ये है, यही गाउस की प्रमेय होती है, जिसके कारण हम इस फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये आपको दिया है, जो रेखीय आवेश वितरण दिया गया था, और रेखीय आवेश वितरण दिए होने के कारण इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा होता है। और रेखीय आवेश घनत्व मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, लैम्ब्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। यहाँ एल लंबाई है, मतलब एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कहते हैं। इसी कारण से यहाँ पर जो Q है, सिग्मा Q है, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा Q इक्वल टू एल लैम्ब्डा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा Q की वैल्यू यहां से लिख देंगे एल लैम्ब्डा इक्वल टू एल लैम्ब्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 ये दिया था, समीकरण 2 और समीकरण 3। डियर स्टूडेंट्स, ये भी जो मैंने कैलकुलेशन करके निकाला था, ये भी टोटल फ्लक्स है, और गाउस की प्रमेय से जो निकला है वो भी एक टोटल फ्लक्स है। ये दोनों टोटल फ्लक्स होने के कारण ये भी सेम है, इसके सेम ही ये है। तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे, क्योंकि ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है, लेकिन अलग अलग तरीकों से निकाला गया फ्लक्स है, तो हम इसे इक्वल रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये E इंटू 2πr l इक्वल टू एल लैम्ब्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना था, हमें यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी। पूछा गया था कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए हम डायरेक्शन बता चुके हैं और इसका परिमाण हम निकाल रहे हैं। तो इसका परिमाण क्या होगा, यहां से ई
ई इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 पाई नीचे आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ये जो r बचा है वो नीचे आ जाएगा, लैम्डा इधर ही रहेगा ऊपर, लैम्डा अपॉन r हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो परिमाण निकला वैद्युत क्षेत्र का ये निकला। अधिकतर स्टूडेंट्स आपको जो परिमाण निकला है आपका वो ये है, और इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं जो अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका एक और तरीका क्या है लिखने का, क्योंकि हमें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता नहीं होती है, इसलिए इसका एक और तरीका निकाला गया था। क्योंकि न्यूमेरिकल को सिंपल करने के लिए उसे एक और तरीके से लिखा गया जिसकी वैल्यु हम पता करते हैं, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक और तरीका है ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। एक ये तरीका है डियर स्टूडेंट्स, है यही फॉर्मूला, पर इसमें कर क्या दिया है, हमने इसमें कर दिया है ऊपर 2 का गुणा कर दिया है, नीचे भी 2 का गुणा कर दिया है। यहाँ से 2 का गुणा नीचे करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 लैम्डा हो जाएगा, जिसके कारण हम ई वेक्टर फाइंड कर लेंगे। फाइंड का ई वेक्टर का परिमाण निकल गया, ये ई था। अब हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो यहाँ से ई वेक्टर हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r इंटू r कैप। ये एक सदिश रूप हो गया, वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको जिसकी जरूरत थी, हमें किसकी जरूरत थी कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी इसमें डायरेक्शन पता करनी थी और इसका परिमाण निकालना था। मैंने आपको डायरेक्शन पहले बता दिया है और इसका परिमाण भी निकाल चुका हूं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप पहले थियर में करें, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस रफ पर करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये रिजल्टेंट निकल गया, सब कुछ क्लियर हो गया। आपको इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं पढ़ाता होगा जितना क्लियर करके मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा और एक भी जो एनसीईआरटी कोर्स दिया है उसमें से एक भी हेडिंग या एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा से मेरे साथ जुड़िए। और यहाँ से जो आपका जो निकला है वो पता है आपको कि जो इस रेखीय आवेश वितरण के कारण इस जो बिंदु दिया था P, उस जो बिंदु P दिया था वो एक जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके कारण एक r पर डिपेंड करती है और एक लैम्डा पर डिपेंड करती है। यहाँ से हम दोनों के कारण एक ग्राफ जनरेट करते हैं, वहां से एक ग्राफ बनती है, उस ग्राफ को हम बताते हैं आपको। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जब ही पहुंचेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ से 3 प्रकार की ग्राफ्स जनरेट होती हैं, 3 प्रकार की ग्राफ्स बनते हैं। एक तो पहला ग्राफ है आपका r के अकॉर्डिंग, मतलब वैद्युत क्षेत्र और r के मध्य। यहाँ पर ई वेक्टर, यहाँ पर r, ये x अक्ष, ये y अक्ष। यहाँ से जो ग्राफ बनेगी, हमें पता है कि r व्युत्क्रमानुपाती दिया गया है वैद्युत क्षेत्र के, मतलब ई वेक्टर व्युत्क्रमानुपाती r। तो इसका मतलब इसकी जो ग्राफ होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इसकी जो ग्राफ होगी इस तरीके से होगी जो फर्स्ट हुई। अब सेकंड ग्राफ खींचेंगे हम लैम्डा के मध्य, या सेकंड ग्राफ खींचेंगे हम 1/r के मध्य। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस,
ए ओ, ये 1/r और ये e। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए हमने पहले r के मध्य ग्राफ खींचा और अब 1/r के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं। हम ग्राफ खींचने से पहले ये जानना जरूरी होता है, ग्राफ खींचने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम ग्राफ जो खींच रहे हैं, जो दूसरा वो दिया है वो उसके अकॉर्डिंग किस में दिया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दिया है या व्युत्क्रमानुपाती दिया है, मतलब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दिया है या व्युत्क्रमानुपाती दिया है। अगर कोई भी चीज व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उसका ग्राफ इस तरीके से खींचा जाता है, और यदि डायरेक्ट दिया है मतलब समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दिया गया है तो हमें पता है उसकी डायरेक्शन एक सरल रेखा होती है। तो इसकी डायरेक्शन मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा होती है। क्योंकि यहाँ पर ये 1/r है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है, क्योंकि यदि हमने r लेते तो इस प्रकार से होता। अब हमने टोटल 1/r लिया है जो डायरेक्ट है इसके ई वेक्टर से। तो इसकी जो ग्राफ होगी वो इस तरीके से होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब इसकी तीसरी ग्राफ जो है वो है लैम्डा के बीच। इसकी ग्राफ जो है वो है लैम्डा के बीच, एक तरफ लैम्डा इधर ई वेक्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी इस ई वेक्टर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब समानुपाती है अनुक्रमानुपाती है ई वेक्टर के, ई वेक्टर अनुक्रमानुपाती लैम्डा। सो इसकी भी जो ग्राफ होगी वो भी एक सरल रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है, मतलब समानुपाती है। जिसके डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझ रहे होंगे कि कभी कभी तो ये अनुक्रमानुपाती कह जाते हैं, कभी कभी ये समानुपाती कह जाते हैं। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब एक ही होता है, या अनुक्रमानुपाती कहो या समानुपाती कहो। तो समान ये एल ई वेक्टर के समानुपाती होने के कारण एक सिंपल रेखा, मतलब एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक अनुप्रयोग पूरा हो गया, पूरी तरीके से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आपको दूसरी बार वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इतनी क्लियरली से आपको पढ़ाया है कि बहुत अच्छी तरीके से। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहा हूं और अगला टॉपिक लेके आऊंगा। इसका जो दूसरा प्रयोग है, उसका दूसरा प्रयोग है, तो वो अगली वीडियो में दिया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इतनी क्लियरली से पढ़ाया है, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं YouTube चैनल पर आपको इतना अच्छा मटेरियल या आपको इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाएगी। आप यदि मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको अच्छी तरीके से मैंने जो अपने हैंडरिटन नोट्स बनाए हैं वो आपको दिए जाएंगे PDF के थ्रू। और डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, आप बस मेहनत कीजिए मेरे साथ साथ। अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स लेके आओगे, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स लेके नहीं आ पाओगे। आपको पता है कि फिजिक्स में राजस्थान बोर्ड में 100 to 100 नंबर आ जाते हैं, और यूपी बोर्ड में शायद, मैंने तो सुना नहीं, आ जाते होंगे, लेकिन मुश्किल ही है आना। यूपी बोर्ड में कभी 100 to 100 मार्क्स नहीं आते। मैंने जो नोट्स बनाए हैं उनमें से 100 to 100 मार्क्स राजस्थान बोर्ड में आए हैं एक बच्चे के। उस टाइम मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया था, बस पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था। मैंने उन नोट्सों को उस लड़के के लिए प्रोवाइड करा दिया और उस लड़के ने वो नोट्स पढ़े, कुछ डाउट होते डाउट क्लियर करता और उसके मार्क्स अच्छे आए, मतलब अच्छे का बहुत अच्छे। आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड में कुछ भी हो सकता है। राजस्थान बोर्ड जो बच्चा करता है, जो बच्चा मतलब करके आता है, जितना क्वेश्चन करके आता है उतने ही मार्क्स उसको दिए जाते हैं। उसके ये नहीं है कि उसने सभी क्वेश्चन
सही तरीके से किए हैं और उसके मार्क्स काट लिए जाएं, वो बच्चा जैसा करेगा राजस्थान बोर्ड उसके लिए उतने ही मार्क्स देगा। यदि वो बच्चा 100 मार्क्स के क्वेश्चन करके आया है और बिल्कुल सही सही करके आया है, डिटेल्ड में करके आया है और उसमें कोई कटने का चांस नहीं है नंबर का, उसको 100 नंबर दिए जाएंगे। राजस्थान बोर्ड में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी राजस्थान बोर्ड से पढ़ा हूं, क्योंकि मेरे भी मार्क्स साइंस की तो नहीं कह सकता, मैथ की जरूर कह सकता हूं। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे मार्क्स मैथ में भी 100 to 100 आए थे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था साइंस में, इसलिए मैंने साइंस को चूज किया और साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया। सो डियर स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड उतने ही मार्क्स देता है जितने वो करके आता है। यूपी बोर्ड की कह नहीं सकता, क्योंकि यूपी बोर्ड चाहे बच्चा कितना भी सही लिख ले, क्वेश्चन कितना भी सही तरीके से आंसर दे दे, वो क्वेश्चन मतलब काट ही देता है मार्क्स। मैंने अभी तक तो नहीं सुना है कि 100 to 100 मार्क्स आ गए हैं यूपी बोर्ड में। मैं तो आपको, अगर ऐसा होता तो मैं तो आपको 100 मार्क्स भी दिला सकता, पर क्या करूं कि आप मतलब जो यूपी बोर्ड है, मैंने तो सुना नहीं है अब तक कि 100 to 100 मार्क्स आए, लेकिन राजस्थान बोर्ड की कह सकता हूं। अगर कोई बच्चा राजस्थान बोर्ड से इस यूट्यूब राजस्थान बोर्ड का है और इस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहा है, उसके मार्क्स आ सकते हैं। उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ ही चलना पड़ेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो करना ही है, और न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, सब कुछ क्लियर करके रखना है, एक एक टॉपिक उसे क्लियर करके रखना है अच्छे तरीके से। और यूपी बोर्ड जो है, और मतलब